राधे राधे भाई साहब। चलिए एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ नई प्रैक्टिस में हम लोग शामिल हुए हैं और आज की सेशन में जानदार शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। 20 सवाल मैथ की जबरदस्त जबरदस्त। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिनका एग्जाम बिहार एसएससी को देनी है या एसएससी जीडी की देनी है या जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन आने वाला है उसका एग्जाम आपको देना है, उस सारे बच्चे अपने अपने कमर कस लीजिए। और अगले सेशन में सेशन नंबर 8 चल रही है। जो विद्यार्थी पहले वाला 7 सेशन को नहीं देखे हैं प्लीज जाकर के 7 सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। ये 8वां सेशन है, आराम से एंजॉय करिए। सवाल की क्वालिटी और सॉल्यूशन की क्वालिटी दोनों बेहतरीन मिलेगा। यदि आप कहीं ना कहीं फाउंडेशन पढ़ लिए हैं तो भी समझ में आएगा और यदि नहीं पढ़े हैं तो भी समझ में आएगा, बशर्ते आपके अंदर समझने सुनने और एक्सेप्ट करने की क्षमता होना चाहिए। ठीक है भाई, आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहली, देखो कितनी खतरनाक सवाल है। सवाल कही गई है, आप पढ़े कृपया करके अपने मन में। सवाल नंबर 1 को कहता है कि एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पे नौकरी देता है कि वह व्यक्ति 1 साल के बाद 90 रुपया तथा एक पगड़ी देगा और अगर 9 महीने काम करता है तो वह 65 रुपया तथा एक पगड़ी प्राप्त करता है। तो पगड़ी का मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। यहां पर शर्त होगा। ठीक है, हम अपनी भाषा में सवाल को आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति ने एक नौकर को बोला कि हम आपको इस शर्त पे नौकरी पर रखेंगे कि 1 साल तक यदि आप नौकरी करेंगे तो 90 रुपया कैश और साथ में एक पगड़ी, एक कोई ना कोई अमाउंट देगा या फिर कोई वस्तु देगा। लेकिन वो जो नौकर था वो 9 महीना तक काम किया तो मालिक ने उसे 65 रुपया और प्लस एगो पगड़ी दिया है। तो आपको बताना है कि पगड़ी का कीमत कितना रुपए का होगा। तो आप ऐसे समझना मेरे भाई कि एक नौकर को बोला गया कि 90 रुपया और साथ में पगड़ी दोनों मिलेगा तो उसका टोटल सैलरी बन जाएगा 90 और प्लस पी, टोटल सैलरी बन गया 1 साल का। 1 साल बोले तो 12 महीना, तो 12 से भाग दे देंगे तो 1 महीना का उस आदमी का सैलरी आ गया। एक बार दोबारा से कंसेप्ट सीखिए। 90 रुपया कैश और प्लस में एक मिलेगा पैगरी, तो इतना पैसा मिलेगा 1 साल में 12 महीना में। तो इतना पैसा में 12 से भाग दे दिए तो आ गया 1 महीना का उस आदमी का सैलरी, उस नौकर का सैलरी। लेकिन जब वो आदमी काम किया तो 65 रुपया मिला और साथ में उसको एगो क्या मिला, पगड़ी मिला। और इतना मिला है कितना महीना में, 9 महीना में। तो इतना पैसा 9 महीना में, तो 9 से भाग दे दिए तो 1 महीना का उसका पैसा आ गया। तो ये वाला डाटा 1 महीना का पैसा है और ये वाला भी 1 महीना का पैसा है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहां से सॉर्ट आउट करेंगे तो पगड़ी का कीमत आ जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 से दोनों में गुना करिए तो 4 गुने 65 करेंगे तो आ जाएगा 260 और प्लस 4 पी और 3 से गुना करेंगे तो 270, 9 तिया 27 और प्लस 3 गुने पी 3 पी। बाबू ऐसा करते हैं कि 4 पी को उधर लेकर के जाइएगा तो 3 पी को इधर ले आएंगे तो एगो पी बन जाएगा और 260 जाके उधर घटेगा तो 10, यानी पगड़ी का जो कीमत था तो मात्र और मात्र कितना रुपया था मेरे भाई, 10 रुपया कीमत था पगड़ी का। देखो ये जो सवाल डिजाइन किया गया है, ये सोच करके डिजाइन किया गया है कि 1947 में या फिर उससे भी पहले कहो कि इस शर्त पे कोई नौकर रहता होगा, अन्यथा अब तो 90 रुपया आप दोगे ना तो कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हारा नौकर। ठीक है, तो ये 1947 की बातें पर बनाई गई सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट आइए भाई, सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, बताना है। अब भाई देखो कभी कभी क्या है ना कि एग्जामिनर ना कभी कभी मजाक के मूड में रहता है। जैसे एग्जामिनर जब सवाल सेट कर रहा होगा उस समय उसके पहला दिन या उसके पिछला दिन वो अपने साली से मिल करके आया होगा, मजाक कर रहा होगा और वहां पर वही मजाक सवाल बनाने में कर दिया। ये कहता है कि 60 और 80 के बीच जितने अभाज्य संख्या है उन सब संख्याओं का योग ज्ञात करिए। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि अभाज्य संख्या का कोई पैटर्न नहीं बनती। वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटता हो वही हमारा अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर का कभी भी जिक्र होगा तो उसका कोई पैटर्न योग करने का नहीं बनता।
चाहे पैटर्न गुना करने का भी नहीं बनता, तो कोशिश करिएगा कि लगातार लिख करके डायरेक्ट जोड़ लें। ठीक है, तो 60 के बाद 61 चलेंगे तो अभाज्य संख्या है। 62 अभाज्य नहीं है, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं, 66 भी नहीं, 67 अभाज्य संख्या है। 68 नहीं है, 69 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 70 भी नहीं है, लेकिन 71 है। ऐसी संख्या जो एक और केवल अपने आप से कटे, बाकी दूसरा से नहीं कटे। 72 भी कट जाएगा दूसरे, 73 नहीं कटेगा तो 73 अभाज्य संख्या है। 74 कट जाएगा, 75, 76, 77 कट जाएगा, 78, 79 नहीं कटेगा। बस यही तो जोड़ना था। एक बात और हम आपको बताते चले, सुनो 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 हमारी बात। अभाज्य संख्या में केवल दो ही एक ऐसा अभाज्य है जो कि सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी अभाज्य होते हैं ना, उस सब के सब विषम होते हैं। तो आपके बाउंड्री में 60 और 80 के बीच में बोल रहा है तो केवल विषम संख्या का ही जांचिए। 74, 76, 78, 64, 66 नहीं आएगा, कभी नहीं, क्योंकि सम संख्या दूसरा अभाज्य हो ही नहीं सकता, केवल और केवल दो ही होता है। बाकी में देखिए इस सब के सब विषम आ गया है। अब इस सबको जोड़ देना है। 9 3 12 13, 13 और 7 20 और 21 की एक, लास्ट में एक आएगा और लास्ट में एक ही को में है, ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सवाल वाला एग्जाम वाला कभी मजाक के मूड में रहेगा ना, तो आपको ऐसा ऐसा ही सवाल दे करके फंसाने का प्रयास करेगा। जैसे लड़की आपको फंसाने के लिए क्या करती है, हल्का सा आंख मारती है, अन्यथा बाल थोड़ा सा इसे गिरा लेती है, क्या बात है, फंस गया लड़का। वैसे ही सवाल में ऐसे कभी करता है। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। सवाल नंबर 3 कहता है कि दो अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किस संख्या से विभाजित है। अब एक बात बताना मेरे भाई कि सपोज करो कि संख्या जो है वो XY है, 2 अंक वाला, इसका डिजिट चेंज हो जाएगा तो YX हो जाएगा, है ना। ध्यान से सुनना, कोई 2 अंक का एक संख्या हमने सपोज किया X और Y, उसका डिजिट चेंज कर दिए तो बन गया Y और X। यदि हम रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इससे नंबर बनेगा 10x प्लस Y और इससे नंबर बनेगा 10y प्लस x, यही बनेगा। अब कहता है कि इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो किस संख्या से कंप्लीट विभाजित हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों के अंतर लेके देखते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x। 10x में से x घटेगा तो 9x और 1y में से 10y घटेगा तो माइनस 9y। बाबू यदि मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस वाई, यानी आप ये देखिए कि इस फैक्टर को हमने सजा करके इतना लेकर के आया। अब ये नंबर में देखिए एक फैक्टर 9 है और एक फैक्टर इतना है, एक फैक्टर 9 है, एक फैक्टर इतना है, यानी वो संख्या हमेशा विभाजित होगा किससे, 9 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे सर फैक्टर है तो विभाजित कैसे होगा, देखो ना गधा, यदि हम इसको 9 से भाग देंगे तो 9 9 कट जाएगा ना, कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये संख्या 9 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना फैक्टर आएगा ना वही विभाजित होता है। x माइनस वाई से भी विभाजित होता है, लेकिन x माइनस क्या है हमारा, y वेरिएबल है ना, नंबर लाना था, न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त करना था। ठीक है अब सवाल नंबर 4 देखो, ये जो सवाल है ना वो सीजीएल में आई हुई है, थोड़ा लंबा बनती है लेकिन बड़ी मजा आता है समझने और समझाने में। यहां पर सवाल दिया है कि इतना का रेशियो ये है, ABC का मान 27 है, तो इतना का मान क्या होगा। बाबू एक छोटा सा बात बताओ, यदि मैं A प्लस B का मान को 7 मान दूं, B और C के मान 6 मान दूं और C और A का मान 5 मान दूं, तो इधर जोड़ेंगे तो एक A, 2 जगह A है, 2 जगह B है, 2 जगह C है, तो यहां पर जोड़िए तो 7 6 13 और 5 कितना हो रहा है 18। अच्छा ठीक है, और यहां पर जोड़ रहे हैं A प्लस B प्लस C के मान तो कितना हो रहा है 27 हो रहा है। लेकिन एक बात छोटा सा समझिएगा कि यदि A प्लस B प्लस C बराबर 27 है तो अरे चलना, तो यदि मैं 2A और प्लस 2B और प्लस 2C कहूंगा बाबू, तो आप कहोगे कि 54 होना चाहिए, है ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि सिंगल सिंगल मान यदि हमने जोड़ा है तो 27 आ रखी, तो सबका डबल डबल मान जोड़ेंगे तो 27 का डबल 54 आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो सिंगल सिंगल पे मान यहाँ 27 है, लेकिन यहाँ डबल डबल जब चला है, सब 2 A है, 2 B है, 2 C है, तो मान 7 6 13 और 5 कितना हो रहा है 18। और होना कितना चाहिए, जब डबल डबल मान है तो होना चाहिए 54,
जब सिंगल सिंगल पे 27 है मेरे भाई, तो डबल डबल पे तो इसको 54 होना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना है कि बैलेंस करना है। 7 6 13 5 18। जब सिंगल सिंगल पे 27 है तो डबल डबल पे 27 के डबल 54 होना चाहिए। 54 बनाने के लिए 3 से गुना होगा, तो यहां 3 से गुना, तो यहां भी 3 से गुना होगा, यहां भी 3 से गुना होगा, और यहां भी 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 से गुना हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि a प्लस बी के मान 7 तिया 21, b प्लस सी के मान 6 तिया 18, और c प्लस a का मान 5 तिया 15 हो जाएगा। अब जब आप इसको जोड़ के देखोगे ना, 21 18 और 15, तो 54 आ जाएगा। तो हम बैलेंस कर लिए कि सिंगल 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 मिला के 27 है, तो डबल 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 मिला करके 27 के डबल 54 होना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो अब यहां से a के मान निकालिए। तो a के मान निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी में से a निकालना है, तो b और c को माइनस कर दो। ठीक है, अब यहां से रख लो a बराबर a प्लस बी प्लस सी का मान 27 है, और b प्लस सी यहां है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे 6 तिया 18 है, तो घट करके 9 आ गया। यह हो गया a का मान। उसी तरीके से b के मान ले आओ। तो a प्लस बी प्लस सी में से b निकालना है, तो a और c माइनस होगा। तो a और c देख लो कितना है मेरे दोस्त, 5 या 15, तो 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा 12। और यदि c के मान निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी में से c निकालना है, तो a और b को माइनस करिए, और a और b कितना है मेरे भाई, 7 या 21, 21 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। ए बी सी का पार्टिकुलर मान आ गया 9 12 और 6। अब सवाल लेकिन पूछा था कि 1/a बोले तो 9, अनुपात 1/b, b बोले तो 12, अनुपात 1/c, c बोले तो 6। इसी का रेशियो बताना था। तो भिन्न वाला रेशियो को बैलेंस करने का तरीका होता है नीचे वाला का एलसीएम लेके गुना कर देना। तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 9 12 और 6 का एलसीएम 36, तो 36 से इसमें गुना कर दो, 36 से इसमें भी गुना कर दो, और 36 से इसमें भी गुना कर दो। तो 9 6 का 36 तो 4, 12 तिया 36 तो 3, और 6 6 36 तो 6। आंसर 4:3:6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। इसको इक्वेशन बेस्ड पर बनाइएगा ना एक्स मान करके, तो काफी टाइम लग जाता है। तो हम बैलेंस मेथड से बना देते हैं, क्योंकि सिंगल 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 पे मान यदि a प्लस बी सिंगल प्लस सी सिंगल पे मान 27 है, तो डबल a डबल बी डबल सी पे मान 27 का डबल होना चाहिए 54, जो कि दिया नहीं था, 18 दिया था, तो हमने 3 से गुना करके उसको 54 बना दिया। ठीक है, सवाल नंबर 5 पे देखिए बाबू, कहता है कि प्रथम 93 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। फर्स्ट 93 नेचुरल नंबर, प्रथम 93 प्राकृत संख्या, तो 1 से लेकर के 93 तक जाइएगा 93 तक, तो इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज हमेशा हो जाएगा इसका फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। 93 1 94, 94 के आधा करेंगे तो आ जाएगा 47। आंसर ऑप्शन नंबर कौन भाई, सी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, कभी भी लगातार नेचुरल नंबर दे दे, या लगातार इवन नंबर दे दे, लगातार ओड नंबर दे देना, तो ऐसा का एवरेज हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 होगा, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2। ठीक है, नेक्स्ट बाबू सवाल नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्या कहता है, सवाल नंबर 6 है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। अगर अगली 5 सम संख्या को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। बढ़िया से समझना। सवाल कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है, 3 लगातार सम संख्या। तो 3 लगातार सम संख्या हम मान लेते हैं 2 4 6, बस 3 ही बोला था। 3 लगातार सम संख्या हमने मान दिया 2 4 6। यदि इन तीनों का मैं एवरेज निकालता हूं तो एवरेज आएगा 4, लेकिन एवरेज दिया है a, यानी 4 का मान a है। एक बार दोबारा से समझिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 4 6 ही माने, आप कहीं से भी मानिएगा तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइमिंग पे फर्क पड़ सकती है, इसलिए हमने 2 4 6 मान दिया। चूंकि तीनों के तीनों सम संख्या लगातार चल रहा था, अंतर सेम था, इसीलिए एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगा। तो इन तीनों का एवरेज बना 4, लेकिन एवरेज सवाल में a दिया है, यानी 4 का मान a है। ये एक रिलेशन डेवलप हुआ। बाद में कहता है
कि इसके आगे का 5 गो सम संख्या इस ग्रुप में शामिल कर दीजिए। इसके आगे का तो पहले से हमारा लिया हुआ है 2, 4 और 6, आगे शामिल होगा 8, 10, 12, 14 और 16। अब यही शामिल हो गया। इसके बाद हमने 5 को और शामिल कर दिया। अब कहता है कि इन 8 नंबर का नया एवरेज क्या होगा। तो ये 8 संख्या है तो भी एवरेज मिडिल टर्म ही होगा। तो मिडिल में लेंगे तो 4 गो इधर से हटेगा और 4 गो इधर से हटेगा, तो मिडिल टर्म यहां होगा। तो 8 और 10 के बीच में मिडिल टर्म कितना होगा, 9। यानी हमारा जो एवरेज होगा वो 9 होगा, लेकिन 9 आंसर नहीं देगा। 9 को हमें अपने फॉर्मेट में बदलना होगा ऊपर वाला रिलेशन के साथ। तो क्या मैं 9 को अपने दिल दिमाग से लिख सकते हैं, 4 + 5, और 4 बराबर क्या है मेरे भाई, ए है। तो a + 5 हमारा आंसर होगा। आंसर a + 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी। क्लियर है। पहली 3 संख्या का एवरेज a है, अगली 5 सम संख्या और शामिल करते हैं तो कंप्लीट का एवरेज कितना होगा, तो एवरेज हमारा a + 5 हो जाएगा। तो सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि a एक घर को 42 दिन में पेंट कर सकता है, b वही काम को 21 दिन में कर सकता है, c के साथ उन्होंने केवल 7 दिन में काम पूरा कर लिया, तो c अकेले करेगा तो कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा। भाई साहब समझना, a अकेले कर रहा है तो 42 दिन का समय लग रहा है, b अकेले कर रहा है तो 21 दिन का समय लग रहा है, और c के साथ मिलकर यानी तीनों जाएगा और काम को कितना दिन में कर देगा, 7 दिन में। ए अकेले 42 दिन, बी अकेले 21 दिन, और सी के साथ मिलकर यानी तीनों जाएगा तो काम 7 दिन में समाप्त। टोटल काम इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा जो कि 42 हो जाएगा। 42 से कम 42, 21 दूना 42, और 7 से काटते हैं तो 6 हो जाएगा। अब समझना ध्यान से। भाई साहब एक बात बताओ, ए का अकेले के क्षमता 1 है, बी के अकेले के क्षमता 2 है, और ए बी सी तीनों मिला के 6 है। तो जिसमें ए और बी दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। तो भाई साहब 6 में से 3 घटा दोगे तो सी की क्षमता कितना आ गया, 3। सी की इफिशियंसी, सी की क्षमता 3 आ गया, यानी सी एक दिन में अकेले 3 काम करता है। तो सी एक दिन में यदि 3 काम करता है तो कंप्लीट काम करने में कितना दिन, तो कंप्लीट काम 42 है, तो 42 काम को 3 क्षमता से करेगा तो आंसर लग जाएगा कितना दिन, 14 दिन। ऑप्शन नंबर कौन, सी। बहुत आसान है। ए अकेले 42 दिन, बी अकेले 21 दिन, तीनों मिल के जाएगा तो 7 दिन। क्षमता पे काम करिए। देखिए टाइम एंड वर्क का 99% सवाल तो क्षमता के बेसिस पे होती है। क्षमता को पकड़ने आ गया तो समझ लो कोई भी सवाल के टाइम एंड वर्क को तोड़ दोगे। ठीक है। सवाल नंबर 8 देखिए, कहता है कि एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो 6 मिनट का क्या हो जाता है, देर हो जाता है। अगर अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी याद करें कितना होगा। अब हमारी बातों को समझिए, फार्मूला पर बेस्ड है, इसको तो हम लोग ट्रिक से बना लेते हैं। एक लड़का घर से विद्यालय गया है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट देरी हो गया है। अगला दिन 3.5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। कहिए कि सर 3.5 किससे हो गया, 2.5 पहले से था, 1 किलोमीटर पर आवर चाल को बढ़ा दिया, अपग्रेड कर दिया, तो 3.5 हो जाएगा। हम सवाल को समझाते हैं। 2.5 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है तो 6 मिनट उसको लेट हो जाता है। ठीक है। अगले दिन जब 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 6 मिनट अर्ली पहुंच गया है। 6 मिनट अर्ली पहुंच गया। अर्ली ये मिनट है मेरे भाई, ये मिनट है। ठीक है। तो पहला दिन 6 मिनट लेट हुआ और दूसरा दिन 6 मिनट अर्ली हुआ, तो दोनों के बीच के अंतर लोगे ना, तो अंतर एक में लेट है एक में अर्ली है, तो जुटेगा 6 6 12 मिनट, यानी 12 मिनट दोनों के समय में अंतर बना। तो एक बात बताओ, ये है पहली चाल, ये है दूसरी चाल, तो 2 चाल मालूम है और दोनों के समय के बीच का अंतर मालूम है। क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, पहला बार भी वो स्कूल ही गया है और दूसरे बार भी स्कूल ही गया, तो डिस्टेंस यदि कांस्टेंट रहता है ना, तो D बराबर होता है S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 इंटू में T। जहां से हम लिख रहे हैं 3.5 गुने 2.5, और बट्टा में अंतर लोगे तो 1 का, और इंटू में समय में अंतर 12 मिनट, यानी 12/60।
12 मिनट यानी 12/60 घंटा, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दी। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दशमलव हटा करके बट्टा में 2 जीरो लाएंगे पसंद से, और 25 100 को 100 काटेंगे, 4 तिया 12 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 20, और 20 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 7 पंचे 35 और 4 पंचे 20, 7/4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो दो अलग अलग चाल हो और दोनों के बीच के समय का अंतर दे दे, डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, अंतर दे देगा तो वैसा केस में बट्टा में S1 माइनस S2 होता है, और यदि योगफल देता है तो बट्टा में S1 प्लस H2 होता है। देख लेना है सवाल में अंतर दिया है या योगफल दिया है। ठीक है, आ जाओ बाबू। कहता है कि एक आदमी अपने निश्चित दूरी को स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु वह अपनी चाल को गति 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो बताएं दूरी ज्ञात करे कितना होगा। भाई साहब सवाल की क्वालिटी देख लो, बहुत बेहतरीन है। सवाल में सादा पेज लेकर के बना देते हैं, हम पहले सवाल को समझा देते हैं। सवाल कहता है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी पे स्कूटर से गया है, लेकिन कहता है यदि चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो वहां पहुंचने में 40 मिनट समय कम लगता है। अब समझना, 40 मिनट समय कम लगा, कम लगने का मतलब हो गया कि समय के बीच का अंतर है, समय के बीच का अंतर है। तो समय का बीच का अंतर 40 मिनट दिया है, तो आप ऐसे समझिए कि ओरिजिनल चाल को बोलिए S1 और दूसरा चाल 3 बढ़ गया है तो हो जाएगा S1 प्लस 3, है ना, S1 इंटू S2 हो जाएगा। 1 मिनट जरा सा देख लू हम, S1 इंटू S2 बट्टा में, क्लास में है सर, बट्टा में S1 माइनस S2, ध्यान से देखिए, S1 इंटू S2 बट्टा में दोनों के बीच के अंतर 3 और इंटू में टाइम के बीच का अंतर, और टाइम के बीच का अंतर कितना है भाई 40 मिनट, लेकिन मिनट को 60 से भाग दोगे तो घंटा में बदल जाएगा। एक बार पुनः से समझिए, एक व्यक्ति अपनी चाल को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, 3 किलोमीटर पर आवर अपग्रेड कर देता है तो 40 मिनट समय घट जाता है। तो पहले चाल को हमने S1 माना, दूसरा चाल में 3 बढ़ गई है तो S1 प्लस 3, दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो 3 का और इंटू में समय का अंतर, समय 40 मिनट घट रहा था तो 40 मिनट समय के बीच का अंतर है, तो मिनट को 60 से भाग देके घंटा में कन्वर्ट कर दिए। अब दोबारा जब समझ रहे हैं तो दोबारा स्टेटमेंट में कहता है कि यदि चाल 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, तो यहां पर चाल 2 किलोमीटर पर आवर कम करेगा तो ओरिजिनल चाल S1 है तो दूसरा S1 माइनस 2 हो जाएगा, S1 इंटू S2 बट्टा में S1 माइनस S2 तो 2, इंटू में समय का अंतर 40 मिनट यहां भी है तो मिनट को 60 से भाग दीजिए तक घंटा में आ जाएगा। तो यहां से जो निकल करके आएगा मेरे भाई, ये वाला कहलाएगा डिस्टेंस, और ये भी निकल के आएगा वो भी कहलाएगा डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर। अब जैसे ही डिस्टेंस दोनों बराबर किए तो आपस में कट जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, S1 S1 भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से यहां गुना होगा, 3 से यहां गुना होगा, तो 3 S1 माइनस 3 दूना 6, 2 से गुना करेंगे तो 2 S1 बराबर 2 S1 प्लस 2 तिया 6, 2 S1 आके घटेगा तो 1 S1, 6 जाके जुटेगा तो हो जाएगा 12, 2 तिया 6, तो 6 6 12 हो जाएगा। S1 का मान 12 आ गया, यानी जो ओरिजिनल स्पीड थी गाड़ी की, जो ओरिजिनल चाल था वो 12 था, लेकिन सवाल कह रहा है कि बताइए बीच की दूरी कितना है, तो दूरी यहां भी है यहां भी है, कोई भी एक रखिए, आंसर सेम आनिए। S1 12, S1 में 3 जुट गया तो 12 3 15, बट्टा में अंतर तो अंतर 3 का, इंटू में 40/60, 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 3 दूना 6, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, 3 से इजा काटो, 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, 4 पंचे 20 दूना 40, यानी जो डिस्टेंस था वो कितना किलोमीटर था 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा से देख लेना, एक बार ना होगा तो दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा सवाल का, क्योंकि सवाल की क्वालिटी अच्छा थी ये वाला। आ जाओ सवाल नंबर 10, देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी संख्या का 30% और उसी के 25% से 27 अधिक है, तो संख्या का मान कितना होगा ज्ञात करना है। अब समझिएगा, 27 अधिक का मतलब हो गया अंतर, 27 अधिक का मतलब हो गया अंतर, यानी एक संख्या का 30% और उसी संख्या के 25% में जो अंतर बनेगा वो अंतर कितना का बन रहा है 27 का। तो 27 यदि अंतर दिया है तो नियम के अनुसार अंतर दिया है तो अंतर से भाग देंगे,
और जिसको निकालना रहेगा उसको यहाँ गुना कर देंगे। तो अंतर लेंगे तो 30 और 25 में अंतर 5 का आ जाएगा, और निकालना है ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर बाय डिफॉल्ट 100% होगा, तो 100 से गुना कर दीजिए। 5 20 से 100, 27 दूना 54, 540 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार पुनः से समझा दो, रिपीट कर देते हैं, सुनो। 27 अधिक, अधिक या कम का सिंपल मतलब होता है अंतर। तो अंतर दिया है तो अंतर वाला परसेंट, और निकालना है ओरिजिनल संख्या, तो संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। अच्छा, उसी टाइप का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। यहां पर संख्या निकालना है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। कहता है कि यदि किसी संख्या का 60% और उसी का 20% से 120 अधिक है, 120 अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। अंतर, अंतर 120 का। तो बताना है कि बताइए उस संख्या का 28% और इतना में अंतर क्या होगा, यानी इस दोनों के बीच का अंतर निकालना है, और इन दोनों के बीच का अंतर दिया है 120 का। तो हम नियम क्या जानते हैं कि जिसका अंतर दिया है उसके अंतर से भाग दीजिए, और जिसको निकालना रहेगा उसको यहां गुना कर दीजिए। तो अंतर दिया हुआ है 60% और 20% में, तो अंतर लेंगे तो 40 का, तो 40 से भागा, और जिसको निकालना रहेगा उसको गुना। निकालना है भैया 33.1/3% और 28% में अंतर, 33 या 99 और 100/3 होता है, और माइनस में 28, दोनों के अंतर लोगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 28 या 84, 100 में से 84 जाएगा तो 16, यानी 16/3 निकालना है। अंतर निकालना है तो अंतर से गुना, 40 या 120, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर बराबर 16, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बोलो कितना आसान था। जिसका अंतर दिया है उसके अंतर से भागा, और जिसका निकालना रहेगा उससे क्या करेंगे, गुना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाए सवाल नंबर, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 12 बाबू, कहता है कि मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 रुपया में खरीदता है और 500 रुपया उसकी मरम्मत पे खर्च करता है। यदि वह उस साइकिल को 3520 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा, बताना है। अब समझिए हमारी बात को मेरे भाई, कि कोई भी वस्तु को आप जितना रुपया में परचेज करके अपने पास ला रहे हैं वो कहलाता है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसको लाने के दौरान या फिर लाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपका खर्च होता है, तो वो क्रयमूल्य में अटैच हो जाता है, क्रयमूल्य में जुड़ जाता है। तो सवाल कह रहा था कि 2700 रुपया में पुरानी साइकिल खरीदी गई और 500 रुपया मरम्मत में खर्च हुआ, तो दोनों जुटेगा तब कॉस्ट प्राइस बनेगा 27 और 5 3200। तो 3200 हमारा क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस सीपी। और कहता है कि उस वस्तु को हमने बेच दिया 3520 रुपया में, तो सेलिंग प्राइस हो गया है 3520 रुपया। तो प्रॉफिट कितना का, 320 का प्रॉफिट 3200 क्रयमूल्य पे, तो परसेंट में कितना, 2 जीरो कैंसिल और इससे ही 10 मरतबे, तो आंसर 10% प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर। एकदम उड़ाते चलो। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप स्पीड पर भी काम करिए और उस मेथड, उस प्रोसेस पे काम करिए जो सबसे शॉर्टकट तरीका हो, कोशिश करिए। बेसिक से भी बनाइए, वो तो जरूरी है, क्योंकि जड़ कभी खत्म नहीं करनी है, जड़ हमेशा लेकर के साथ चलनी है। लेकिन शॉर्टकट पे ज्यादा प्रयास करिए, जितना शॉर्टकट बनाने का प्रयास करिएगा स्पीड उतना ही बढ़ते चल जाएगा और कम समय में ज्यादा सवाल को सोल्व करेंगे। और हमारा टारगेट रहते, आप यदि प्रैक्टिस करने पे जोर देना चालू कर दें तो 25 सवाल का मैथ आप 12 से 13 मिनट के अंदर सोल्व करके धजिया उड़ा देंगे, यदि आप स्पीड पे काम करें, शॉर्ट प्रोसेस पे काम करें तो। ठीक है, सवाल नंबर 13 बाब कहता है कि एक वस्तु को बेचने पर क्रयमूल्य का 170% लाभ होता है। यदि क्रयमूल्य 20% वृद्धि हो जाए लेकिन विक्रयमूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल कहता है कि एक वस्तु का जितना क्रयमूल्य होगा उस क्रयमूल्य का 170% लाभ हो जाएगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि उस वस्तु का क्रयमूल्य 100 है, प्रॉफिट कितना, क्रयमूल्य का 170%, तो 100 का 170% 170, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्रयमूल्य प्लस प्रॉफिट, तो 270 का हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हमारे पास क्रयमूल्य मालूम हो गया, प्रॉफिट मालूम हो गया और सेलिंग प्राइस मालूम हो गया। अब कहता है कि क्रयमूल्य यदि 20% बढ़ जाए, तो क्रयमूल्य 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा क्रयमूल्य। भाई साहब क्रयमूल्य 20% अपग्रेड हो गई, बढ़ गई है,
लेकिन विक्रयमूल्य कांस्टेंट रह रहा है, विक्रयमूल्य अभी भी 270 है। तो बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो दोनों के बीच के प्रॉफिट हो जाएंगे 150 का प्रॉफिट। तो 150 के प्रॉफिट क्रयमूल्य 120 पे, तो परसेंट में कितना? अब यहां से यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100, 6 से काटेंगे तो 15 छक्के 90, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 25, 25 पंचे 125% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आसान से पढ़िएगा कि केवल क्रयमूल्य 20% बढ़ी है, विक्रयमूल्य के में कोई चेंजिंग नहीं किया है। तो विक्रयमूल्य जो 270 पहले है वही विक्रयमूल्य हमारा नया भी रहेगा 270। तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वही कहलाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बट्टा क्रयमूल्य गुने 100 करेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 14 क्या कहता है। कहता है कि एक धनराशि पे 4 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की दर से 5400 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो वह राशि ज्ञात करे कितना होगा? ये तो बड़ा आसान है भाई कि 12.5% प्रॉफिट है, सॉरी 12.5% इंटरेस्ट है प्रति वर्ष, तो 12.5% का मान 1/8 होता है। यानी 8 प्रिंसिपल, 1 साल में 1 ब्याज, 1 साल में 1 ब्याज तो 4 साल में 4 ब्याज हो जाएगा। तो 5400 रुपया पे 4 यूनिट ब्याज है। तो प्रिंसिपल इसका 8 है बाबू, तो 8 से गुना कर दो, 4 दूना 8, 54 दूना 108 पे 00, यानी 10,800। कितना शॉर्टकट तरीका है, नहीं समझ में आई? फिर से समझा, रुको। कहता है कि 12.5% रेट, 12.5% का भिन्न में मान 1/8 होता है। यानी 8 प्रिंसिपल और 1 जो है वो 1 साल का एसआई है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट है, तो 4 साल का कितना होगा? 4 यूनिट। तो सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल से भाग दिए और निकालना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से गुणा कर दिया। अरे परसेंटेज वाला पढ़ते हो, निश्चित राशि का तुलना, जो दिया रहता है उससे भागा और जिसको निकालना रहता है उसको गुना करते हैं हम लोग, बस सिंपल कंसेप्ट है। सवाल नंबर 15 पे आ जाओ। कहता है कि किस दर से 4000 रुपए पे 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपया हो जाता है? रेट निकालना है। अच्छा, एसआई दिया है 1400, और एसआई बराबर क्या होता है? बचपन में पढ़े थे ना, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो पी हमारा 4000 है, रेट नहीं मालूम है ना भाई, पी गुने आर और गुने टी, टाइम कितना है? 5, पी गुने आर गुने टी बटे 100 किए तो ये बन गया एसआई। एसआई बराबर 1400। कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 2 जीरो तो यहाँ ही कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 5 सत्ते 35, रेट बराबर 7%, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएगा। एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। थोड़ा स्पीड लगता है कि बढ़ गया है ना, मूडे बनाने में समय लगता है, लास्ट में तो हरा देते ना। कहता है कि एक मूलधन पे 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 270 है। तो मूलधन ज्ञात करे कितना होगा? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर सवाल। तो ध्यान रखें कि सी आई और एस आई का जो अंतर होता है ना, वो हमेशा होता है एक्स इंटू वाई बटे 100%। इतना परसेंट बनता है सी आई माइनस एस आई। अब सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रेट हमारा कितना है भाई? 15 है, तो एक्स भी 15 और वाई भी 15, 15 के स्क्वायर 225, और चूंकि बट्टा में 100 का मतलब 0.2 अंक के बाद, इतना परसेंट बनेगा सी आई और एस आई का अंतर। एक बार फिर से देख लीजिए भैया, सी आई और एस आई का अंतर देखोगे एक्स इंटू वाई, क्योंकि एक ही रेट पहला साल भी है वही रेट दूसरा साल भी है, तो एक्स भी 15 वाई भी 15, तो 15 गुने 15 225, बट्टा में 100 है तो 0.2 अंक के बाद इतना परसेंट बनेगा सी आई और एस आई का अंतर। लेकिन अंतर दिया है 270, तो अंतर को अंतर से भाग लगा दिए और निकालना प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से गुना कर दिए, और प्रिंसिपल परसेंटेज में हमेशा कितना परसेंट होगा? 100% होगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, दशमलव हटा के ऊपरवा में 2 जीरो ले भी जाओगे तो 25 नमा 225, 25 चौका 100, 9 तिया 27 30, 30 चौका 120 पे 00, यानी 12,000 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एकदम तोड़ के रख दो सवाल को, जितना शॉर्टकट तरीका से आप चल सकते हो उस शॉर्टकट तरीका पर ही काम करने का प्रयास करिए। 17 नंबर पे आ जाओ। 17 नंबर कहता है कि अनारकली, रामकली और लाल बाबू, देख रहे हो अनारकली और रामकली के बीच में घुसल है लाल बाबू। लाल बाबू के धरो और धोती फाड़ दो। ठीक है, एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए किराया पे 5800 रुपए में लिया, 58 की जगह 9800 कर देना।
और उन्होंने 12 घंटा, 6 घंटा और 10 घंटा के लिए उपयोग किया, तो बताइए अनारकली का कितना किराया देना होगा। एक बात सुनो भाई, कोई भी चीज यदि आप किराए पर लेते हैं और उसको यूज करते हैं, तो जो जिस रेशियो में समय पर यूज करेगा उसी रेशियो में किराया को भरेगा। तो अनारकली, रामकली और लाल बाबू, अनारकली यूज किए 12 घंटा, रामकली 6 और ये 10, 12, 6 और 10। भैया यदि मैं तीनों के बीच के रेशियो लाऊंगा तो 6:3:5 हो जाएगा, है ना। यानी अनारकली के किराया 6 यूनिट, रामकली के 3 यूनिट और लाल बाबू के 5 यूनिट। टोटल किराया 9800। तो टोटल किराया बट्टे टोटल किराया, तो 5 3 8 6 14। और निकालना है अनारकली के, तो 6 से गुना कर दो, 14 7 98 7 और 7 6 4200। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम धड़ल्ले धड़। जो जिस रेशियो में यूज करेगा उसी रेशियो में किराया भरेगा, ठीक है ना। ऐसे सीधे सीधे देखो भाई, टीवी किराया पर ले जा रहे हो तो 2 दिन यूज करेगा तो 2 दिन के किराया लगेगा, 2.5 दिन यूज करेगा तो 2.5 दिन के किराया लगेगा। बचपन में लाए हो ना टीवी टांग के किराया पे, आ जाओ। कहता है कि एक मिश्र धातु को 2000 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु ए, 400 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली बी को 3:1 में मिलाया जाए और मिश्रण को 8 किलोग्राम भार में मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत आसान सी सवाल है। ए और बी की अनुपातिक मान मिलाया जा रहा है मेरे भाई 3:1 का, यही ना। अब सोचो समझना, यदि मैं इसी को क्वांटिटी मान लू 3 kg और 1 kg, तो आप कहोगे 3 kg और 1 kg 4 kg हो रही है, लेकिन मिला के टोटल प्राइस बताना है कै kg के, 8 kg के। तो 4 को 8 करने के लिए बनाना होगा, 4 को 8 करने के लिए 2 से गुना करना होगा। लेकिन जब 2 से यहां गुना करिएगा तो यहां भी 2 से और यहां भी 2 से हो जाएगा। यानी इसको मिलाएंगे 6 kg और इसको मिलाइएगा 2 kg। इसका प्राइस है 2000 रुपये पर kg और इसका प्राइस है 400 रुपये पर kg। तो सोचो विचार करो, 2000 रुपये पर kg के हिसाब से 6 kg मिलाइएगा तो पैसा बन जाएगा 6 दूना 12,000 और 400 रुपये पर kg के हिसाब से 2 kg मिलाइएगा तो 4 दूना 800 रुपया। तो टोटल 8 kg का बन जाएगा 12,800। ऑप्शन नंबर कौन, डी आ जाएगा। एकदम सवाल देखो, सवाल पे टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, आधा सवाल पढ़े और पूरा मतलब समझ में आए तब जाकर के सवाल समय बचाता है, अन्यथा पूरा सवाल पढ़ी में तोरा ब्याह शादी हो जाएगा। ठीक है, आओ यहाँ। सोच रहा होगा सर ब्याह हो जाए तो बढ़िया, ब्याह शादी हो जाए तो बढ़िया, जब मार बेलना फाड़ देगा तोरा, जब तक बिना नौकरी ले ले शादी कर लिया तो। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 19 पे। x-4 का होल स्क्वायर y-3। बाबू देखो ये अलजेब्रा का कंसेप्ट कहो या फिर नंबर सिस्टम का कंसेप्ट कहो, एक बात हम आपको समझाते हैं। यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0 है ना, 2 स्क्वायर का योग यदि 0 है यानी x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, पहला बात। यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर का योगफल भी यदि 0 है, ये तभी संभव होता है जब x बराबर 0 हो, y बराबर 0 हो और z बराबर भी 0 हो। इतना बात यदि पता है तो इस सवाल को गर्दा गर्दा उड़ा दो कि इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 और इतना बराबर भी 0। तो x-4 बराबर 0 तो x बराबर 4, y-3 बराबर 0 तो y बराबर 3 और z प्लस 5 बराबर 0 तो z बराबर -5। तो z मालूम, y मालूम और x मालूम है। x y z का मान यहां रख लेना और सोल्व करके भिन्न के जोड़ में आंसर ला लेना। ऑप्शन कोई ना कोई टैली कर जाएगा। दिस इज योर ड्यूटी। होमवर्क रह गया 19 नंबर के आंसर लाना। ठीक है, सवाल नंबर 20 पे आओ। एकदम गर्दा गर्दा, समय बच नहीं रहा है, टाइम ज्यादा हो चुका है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है, यदि आधार 18 है तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करे। भाई वाह एक बात बताओ, सवाल में समद्विबाहु बोला है तो इसका ए और इसका ए मान लो और इसका आधार दिया है कितना 18 और सवाल में एक लाइन में दे दिया है परिमाप है भैया 50, तो a प्लस ए 2a और प्लस 18 ये कहलाता है परिमाप। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर दिया है 50, तो 2a का मान 18 जाके घटेगा तो 38, तो a के मान आ जाएगा 19 है, 38 है ना 18 दिया है ना, 18 घटेगा तो आ जाएगा 32 ना, रुक जाओ 32 आएगा तो 32 का आधा हो जाएगा 16 आंसर ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। क्लियर है, यानी 20 सवाल को हमारा प्रयास रहा कि कम समय में रगड़ के खत्म कर दें और हमने खत्म कर दिया है ना। चलिए आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।